हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के एनसीईआरटी जो केमिस्ट्री है उसके चैप्टर नंबर 9 जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो उपसंयोजक यौगिक है इनकी डेफिनेशन या परिभाषा जो है वो क्या होती है। उपसंयोजक यौगिक तो जब अपने दो या दो से ज्यादा सरल स्थायी यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में अगर मिलाकर उनको वाष्पित करते हैं तो अपने पास एक स्टोइकियोमेट्री क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिन्हें अपने बोलते हैं योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक इसका उदाहरण होता है पोटास एलम। पोटास एलम का जो रासायनिक सूत्र आता है वो होता है K2SO4.Al2SO43.24H2O। ये क्रिस्टलन जल होता है और इसे जो साधारण भाषा में फिटकरी बोलते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है पोटास एलम K2SO4Al2SO43.24H2O। अब एक और जैसे कि K4 Fe6 एक ये, इन दोनों यौगिकों को बोला जाता है योगात्मक यौगिक। अब योगात्मक यौगिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्विक लवण डबल साल्ट और एक होता है उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। जो योगात्मक यौगिक है वो दो प्रकार के, डबल साल्ट या द्विक लवण और संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब द्विक लवण किसे बोलते हैं? योगात्मक यौगिक ही होते हैं, लेकिन ये जो द्विक लवण होते हैं अगर इनका जल अपघटन या इन्हें जल में घोला जाता है तो ये अपने पूर्णतः जो इनके संगठन के अंदर जो आयन बने होते हैं उनमें पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं। जिन आयनों से ये बने होते हैं वो सारे के सारे ये जलीय विलयन के अंदर आयन दे देते हैं। जैसे कि अगर अपने फिटकरी को जल में घोला जाता है तो ये K पॉजिटिव SO4-2 Al+3 इन सभी आयनों में अपने जो अवयवी आयन होते हैं उनमें ये विभक्त हो जाती है। इन्हें बोलते हैं द्विक लवण, यानी कि इनका पूर्णतः आयनन हो जाता है। द्विक लवण का जल में पूर्णतः आयनन हो जाता है। लेकिन जो संकुल यौगिक होते हैं जैसे कि K4 FeCN6 है, इन्हें जब जल में घोला जाता है तो ये जो संकुल यौगिक है, ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो आयन है वो अपने संकुल से बाहर नहीं निकलते, तो इनका जब जल अपघटन करते हैं तो K पॉजिटिव और FeCN6-4 ये प्राप्त होता है, यानी कि इनका पूर्णतः आयनन नहीं होता। तो द्विक लवण और संकुल यौगिक योगात्मक यौगिकों के दो प्रकार है। द्विक लवण का मतलब होता है इनका पूर्णतः आयनन होगा, जैसे कि पोटास एलम मोर लवण इनके एग्जांपल है। संकुल यौगिक है जिनका पूर्णतः आयनन नहीं होगा, यानी कि इनका अपूर्ण आयनन होता है। तो अब देखेंगे कि ये जो उपसंयोजक यौगिक है, सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट था वर्नर, इन्होंने उपसंयोजक यौगिकों की खोज की थी। वर्नर नामक साइंटिस्ट ने, वर्नर ने एक उपसंयोजक यौगिकों के लिए एक सिद्धांत दिया था जिसे बोलते हैं उपसंयोजक यौगिकों का वर्नर सिद्धांत, जो एनसीईआरटी बुक का पहला टॉपिक है। वर्नर सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं इनकी दो संयोजकताएं होती है। नंबर एक प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता। अब ये जो प्राथमिक संयोजकता और ये द्वितीयक संयोजकता है वर्नर के अनुसार उपसंयोजक यौगिकों की होती है। और वर्नर ने ये बताया कि प्राथमिक जो संयोजकता होती है वो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है, ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है। और ये जो द्वितीयक संयोजकता है ये इसकी जो समन्वय संख्या होती है उसके बराबर होती है, समन्वय संख्या के बराबर होती है। अब ये समन्वय संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था क्या है वो इन उपसंयोजक यौगिकों के बारे में अपने आगे जाने। तो अब ये जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं इनके अंदर दो चीज होती है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन्हें बोला जाता है संकुल यौगिक और इन्हें बोला जाता है उपसंयोजक यौगिक, क्योंकि इसके अंदर जो केंद्रीय धातु आयन होते हैं और जो लिगेंड होता है उनके बीच में उपसंयोजक बंध
कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको बोला जाता है उपसंयोजक यौगिक। अब इसके अंदर दो चीज होगी, एक तो होती है केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन, और नंबर दो होता है लिगेंड। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। अब जो केंद्रीय धातु आयन होता है वो या तो डी ब्लॉक का होगा या फिर एफ ब्लॉक का होता है, यानी कि जो इनके अंदर सेंट्रल एटम होता है, जो मेटल होती है वो होती है डी या एफ ब्लॉक की, जैसे कि K4Fe-CN6, इसमें जो ये आयरन जो मेटल है ये डी ब्लॉक की। अब ये एफ और डी ब्लॉक की क्यों होती है, क्योंकि ये जो एफ या डी ब्लॉक के जो एलिमेंट या जो भी मेटल्स होती है ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती है, इसी कारण इनका यूज करते हैं अपने केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में। और ये जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड्स जुड़े होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, और ये लिगेंड्स द्वारा इनके ऊपर जो लोन पेयर है वो दान किया जाता है सेंट्रल मेटल एटम को। अब सबसे पहले अपने देखते हैं सेंट्रल मेटल जो है उसके बारे में। सबसे पहला टॉपिक केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिगेंड जो है इनके चारों ओर बंध बनाए होते हैं, और बीच में जो होती है वो केंद्रीय धातु परमाणु होती है मेटल, और इसके साथ जो है वो लिगेंड उपसंयोजक बंध से बंधे होते हैं, और हमेशा ये धनायन होगी क्योंकि जो धातुएं होती है वो हमेशा धनायन होती है, और ये डी या एफ ब्लॉक की होगी। दूसरी बात लिगेंड्स, अब ये उदासीन भी हो सकते हैं, ये ऋणायन और धनायन भी हो सकते हैं। लिगेंड जो है वो ऋणायन भी हो सकते हैं, ज्यादातर ऋणायन या उदासीन होते हैं, और कभी ये धनायन भी हो सकते हैं, लेकिन रेयर केस में ये धनायन होते हैं, बाकी ये ऋणायन या उदासीन होते हैं, जो मेटल को साथ उपसंयोजक बंध से बंधित होते हैं, और ये लिगेंड्स अपना जो लोन पेयर है वो मेटल को दान करते हैं, और इस लोन पेयर के दान करने के कारण उपसंयोजक बंध बनता है, जिसके कारण इनको उपसंयोजक यौगिक बोला जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जो शब्दावली है उसका थोड़ा सा देखते हैं कि जो उपसंयोजक यौगिक है उनमें किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनका मतलब क्या है। तो एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, K4Fe-CN6, अब इसके अंदर ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद होता है इससे बोलते हैं समन्वय मंडल, समन्वय मंडल। और इस बड़े ब्रैकेट के बाद जो भी या तो इस लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, जो भी आयन होता है इसको बोलते हैं आयनिक मंडल। अब जो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है ये एक ही आयन होता है और ये अलग आयन होता है। अब जब ये लेफ्ट साइड में अगर ब्रैकेट के कोई आयन प्रेजेंट है तो ये होगा धनायन, और राइट साइड में अगर कोई आयन है तो वो होगा ऋणायन। या कभी इस बड़े ब्रैकेट के इस साइड कोई अणु होता है तो ये समन्वय मंडल इस बार धनायन होगा और ये आयनिक मंडल इस बार ऋणायन होगा। ये बातें ध्यान में रखनी है। आयनिक मंडल का मतलब है बड़े ब्रैकेट से बाहर होगा कोई अणु, और जो समन्वय मंडल है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा। अब ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके साथ ये जो लिगेंड है वो उपसंयोजक बंध से बंधे होंगे, और ये 6 होते हैं। इसकी समन्वय संख्या 6 है क्योंकि इसके साथ फेरस के साथ साइनाइड ने 6 बंध बना रखे, तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो 6 होगी। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि समन्वय संख्या की परिभाषा की। तो समन्वय संख्या जो होती है वो इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बने उपसंयोजक बंधों की संख्या वो होती है उसकी समन्वय संख्या। और अब लिगेंड के जो प्रकार है वो देखते हैं। लिगेंड मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक दंतुक,
मोनोडेंटेड, एक होते हैं द्विदंतुक और एक होते हैं बहुदंतुक। अब ये जो साइनाइड है, एक बार थोड़ा देखते हैं कि ये जो साइनाइड है इसके अंदर कार्बन ने बंध बना रखा है मेटल के साथ। साइनाइड में कार्बन ने बंध बना रखा है केंद्रीय धातु परमाणु मेटल के साथ, यानी कि कार्बन ने अपना लोन पेयर दिया है मेटल को। इसका मतलब जो दान करने वाला इसमें कार्बन है और इसे बोलते हैं दाता परमाणु, डोनर एटम। और इस दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड्स को इन तीन भागों में बांटा गया है, एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड और बहुदंतुक लिगेंड। अब एक दंतुक लिगेंड का मतलब होता है कि इसके अंदर एक दाता परमाणु होता है, एक दाता परमाणु। द्विदंतुक लिगेंड का मतलब होता है इसके अंदर दो दाता परमाणु। और बहुदंतुक के अंदर दो से ज्यादा, दो से अधिक दाता परमाणु होंगे, उन्हें बोला जाता है बहुदंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड के अंदर एग्जांपल देखें तो जो हेलोजन्स है अपने जितने भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, OH नेगेटिव है, H2O, जो ये एग्जांपल है वो एक दंतुक लिगेंड के होते हैं। जैसे कि हेलोजन जितने भी है चारों के चारों उन पे -1 चार्ज होता है, और जो अपना OH नेगेटिव है या H2O, NH3, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, ये जो एग्जांपल है वो है एक दंतुक लिगेंड के, मोनोडेंटेड। और द्विदंतुक लिगेंड के अंदर दो दाता परमाणु होते हैं, तो इन दोनों दाता परमाणु के अंदर जो एक साथ बंध बनाते हैं ये केंद्रीय धातु के साथ, यानी कि एक द्विदंतुक लिगेंड पर केंद्रीय धातु के साथ दो बंध बनाएगा एक साथ। और देखो इसके अंदर तीन एग्जांपल मेन होते हैं, एक होता है एथिलीन डाइएमीन जिसे शॉर्ट में EN लिखा जाता है, एक होता है ऑक्सीलेटो जिसे OX लिखते हैं, और एक होता है ग्लाइसिनेटो GLY जिसे GLY से लिखा जाता है ग्लाइसिनेटो। इस एथिलीन डाइएमीन का पूरा नाम होता है EN का पूरा नाम एथिलीन डाइएमीन है, OX का नाम ऑक्सीलेटो है, और ग्लाइसिनेटो है GLY का पूरा नाम। इसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, इसका नाम होता है ऑक्सीलेटो, और इसका नाम होता है ग्लाइसिनेटो। ये तीनों के तीनों जो है वो द्विदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड में जिनके पास तीन दाता परमाणु होते हैं उन्हें त्रिदंतुक लिगेंड, चार होते हैं उनको चतुर्दंतुक लिगेंड, और पांच होते हैं उनको पंचदंतुक, और छह होते हैं उनको षटदंतुक बोला जाता है। तो इसमें मेनली पढ़ा जाते हैं एक तो पंचदंतुक लिगेंड और एक होता है षटदंतुक लिगेंड। षटदंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड का उदाहरण है EDTA -3, और इसका एग्जांपल है EDTA -4। अब ये इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि इनके पूरा नाम इनकी फुल फॉर्म पूछते हैं। EDTA -3 की फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाइएमीन ट्राईएसिडेटो, और इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिडेटो, क्योंकि इस पे -4 है और इस पे -3 है, तो यहाँ पे T का मतलब ट्राई होगा और यहाँ पे T का मतलब टेट्रा होगा। एथिलीन डाइएमीन ट्राईएसिडेटो, जिसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिडेटो। तो ये तो है लिगेंड के प्रकार। अब हम जो है वो लिगेंड के आधार पर जो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि उभयदंतुक लिगेंड होता है, एक होता है किलेट लिगेंड, वो पढ़ते हैं। एक होता है उभयदंतुक लिगेंड और दूसरा होता है किलेट लिगेंड। अब ये उभयदंतुक लिगेंड जो होते हैं वो एक दंतुक लिगेंड ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक टाइम में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही दाता परमाणु बंध बनाता है, यानी कि इनके पास जो है वो होगा एक दंतुक लिगेंड, लेकिन एक टाइम में जो है वो एक ही बंध बनाएंगे मेटल के साथ।
और दाता परमाणु इसके अंदर 2 या 2 से अधिक होते हैं। इनके अंदर जो दाता परमाणु है वो 2 से अधिक, लेकिन मेटल के साथ एक टाइम में एक ही बंध बने, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही उपसंयोजक बंध बनाएंगे, ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं उभयदंतुक लिगेंड। एग्जांपल है इसका साइनो Cn। अगर इसके अंदर कार्बन बंध बनाए मेटल के साथ, यानी कि कार्बन अपना जो लोन पेयर है वो दे मेटल को, तो इसे बोलते हैं साइनो। और अगर नाइट्रोजन मेटल के साथ बंध बनाए, यानी कि नाइट्रोजन अपना जो लोन पेयर है वो मेटल को दे, तो इसे बोलते हैं आइसोसाइनो। और ये जो साइनो या आइसोसाइनो ये एक दंतुक लिगेंड है, लेकिन इसके अंदर जो दाता परमाणु है वो 2 है, कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, लेकिन एक टाइम में या तो कार्बन बंध बनाएगा या नाइट्रोजन बंध बनाएगा, इन्हें बोलते हैं उभयदंतुक लिगेंड। और इसकी अब पूरी डेफिनेशन ये होगी कि ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिनके पास दाता परमाणु 2 या 2 से अधिक होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध से बंधित होता है, ऐसे जो लिगेंड होते हैं उनको उभयदंतुक लिगेंड बोला जाता है। अब दूसरी बात, इसके और भी एग्जांपल है, जैसे HCN हो गया, NO2 हो गया, ये जो है वो इसके दूसरे एग्जांपल है। तो इसी तरह इसके अंदर सल्फर बंध बनाएगा या कार्बन बनाएगा, इसके अंदर या नाइट्रोजन बनाएगा या ऑक्सीजन बनाएगा, लेकिन एक टाइम में दोनों नहीं बनाएंगे, या तो नाइट्रोजन बनाएगा या ऑक्सीजन बनाएगा। दूसरा जो अपने पास लिगेंड है वो होता है किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड का मतलब होता है कि अगर अपने जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जब लिगेंड जुड़ेगा तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, तो इसके अंदर या तो द्विदंतुक लिगेंड पड़े जाते हैं या बहुदंतुक लिगेंड पड़े जाते हैं, या तो द्विदंतुक लिगेंड होंगे या बहुदंतुक लिगेंड। और इनके बाद बंध बनने के बाद एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि एक वलयनुमा संरचना बनेगी, उन लिगेंड्स को बोला जाता है किलेट लिगेंड। जैसे कि एथिलीन डाइमीन, इसकी अगर पूरी संरचना देखें तो इस तरह होती है CH2 CH2 NH3 NH2 और NH2, ये जो है वो एथिलीन डाइमीन है, और ये एक टाइम में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 बंध बनाएंगे। दूसरी साइड अगर अपन इसको जोड़ते हैं NH2 और CH2 तो ये एथिलीन डाइमीन एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी, इसे बोला जाता है किलेट लिगेंड। अगला जो इसका पार्ट होगा, ये जो किलेट लिगेंड तक और इसके बाद जो पार्ट होगा वो अगली वीडियो में देखेंगे। कितने मिनट हो गए?